मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम करंट टॉपिक के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने पिछली सीरीज में भी इस संदर्भ में कुछ बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष 13 अप्रैल 2019 को पूरे हुए हैं और वहाँ आपको एक सजेस्ट दिया था कि 25 वर्ष पूरे हो जाए, 50 वर्ष पूरे हो जाए, 75 वर्ष पूरे हो जाए, 100 वर्ष पूरे हो जाए, 125, 150, जो भी एक्सेट्रा, ये जो राउंड फिगर में जो वर्ष पूरे होते हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से उस टॉपिक को महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण के क्रम को आगे चलते हुए हम इस टॉपिक को जानने का प्रयास करते हैं कि इस संदर्भ में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पुटअप होने की संभावनाएं हैं। तो आप साथ में बने रहिए। हेडिंग डालिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूर्ण ये हुए हैं 13 अप्रैल 2019 को। 100 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं 13 अप्रैल 2019 को। अब देखिए, इस टॉपिक को पूरा करने के लिए हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा। ये कैसे हुआ, उसका रिजल्ट क्या रहा, इन सब बातों पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। यहाँ तक जाने के लिए भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, हमें नेशनल मूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और नेशनल मूवमेंट में ये जो घटना घटित हुई थी, हम गांधी एरा के तहत पढ़ते हैं, गांधी युग के तहत इसको पढ़ा जाता है। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उन्होंने आने के बाद लगभग 2 वर्षों के बाद 1917 और 1918 में कई सत्याग्रह किए। जैसे आप जानते हो, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। जब इस तरीके के सत्याग्रह किए तो भारतीयों में क्या हुआ, एक क्रांतिकारी बदलाव आने लगा। वो अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे, क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा बढ़ने लगी। जब ये क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा बढ़ने लगी तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए या इन क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने के लिए या भारतीयों को क्रांतिकारी गतिविधियां ना करने देने के लिए एक कानून बनाया गया, रोलेट एक्ट, जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रोलेट एक्ट के तहत ही पंजाब के 2 क्रांतिकारी नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जहां जनरल डायर पहुंचा और उसने वहां गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोग मार दिए। इसे ही हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और ये जो घटना घटित हुई थी, ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट्स आपको मैंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये कैसे महत्वपूर्ण होगा, इसको हमें जानने के लिए रोलेट एक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल दीजिए रोलेट एक्ट। सबसे पहले हेडिंग डालिए रोलेट समिति, या ऐसे कीजिए रोलेट एक्ट डालिए। रोलेट एक्ट ब्रैकेट में लिख देना काला कानून। उन्नीस
अब साथ साथ लिखते रहना। लिखिए संबंधित समिति रोलेट समिति। इसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रोलेट। अब बात आती है क्यों गठित की गई, कारण। अब लिखिए भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में सुझाव देना। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में सुझाव देना। अब यह समिति गठित हुई, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब इसने जो रिपोर्ट पेश की, इस रिपोर्ट के आधार पर जो कानून बना उसे हम कहते हैं रोलेट एक्ट। आधार पर बना, रिपोर्ट के आधार पर बना कानून, रोलेट एक्ट। ये जो पारित हुआ था मार्च 1919 में। आप साथ साथ लिखते जाइए इस क्या था इसमें। लिखिए इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था और इसके विरोध में वह किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था। इसके विरोध में वह किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था। इस कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे बिना अपील, बिना वकील, वह बिना दलील का कानून कहा। बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून कहा। ध्यान रहे, शायद मेरे मुंह से स्लिप हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं कहा था ये। बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। अब इसको राइट कर लें, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब आप समझ लीजिए ये कानून किस तरीके से था। मोतीलाल नेहरू ने जो ये कहा कि बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यदि किसी अंग्रेज अधिकारी को यदि ये शक होता कि ये अमुक भारतीय जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है, तो वो उसे गिरफ्तार कर सकते थे। और गिरफ्तारी के बाद में वो जो व्यक्ति था किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता था। अब देखिए, जब कोर्ट में नहीं जा सकता था तो अपील कैसे होगी, अपील नहीं होगा तो वकील कैसे होगा, वकील नहीं हो तो बिला दलील कैसे होगी। इसी कारण से मोतीलाल नेहरू ने इन्हें बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून कहा। तो ये तो कानून था। अब इसके विरोध में क्या बातें हुई, इस पर आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए रोलेट एक्ट का विरोध। रोलेट एक्ट का विरोध। रोलेट एक्ट का विरोध। पहला लिखिए, स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय जनता से
ब्रिटिश सरकार को लगान नहीं देने का अनुरोध किया। आप ये कह सकते हो कि ये स्वामी जो श्रद्धानंद थे, इन्होंने भारतीयों से कहा कि आप लगान मत दीजिए ब्रिटिश सरकार को। अब ओबियसली बात है, लगान नहीं देंगे तो अपने आप में ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए, यदि सभी भारतीय अब लगान देना बंद कर दें तो भारत की क्या स्थिति हो जाएगी। इसी तरीके से ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने भारतीय जनता से कहा कि आप लगान ना दीजिए। अब यदि हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि निम्न में से किसने रोलेट एक्ट के विरोध में भारतीयों से लगान नहीं देने का अनुरोध किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। यहाँ पर क्या हुआ, महात्मा गांधी ने एक वक्त व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। लिख दीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, सॉरी चलाया गया सत्याग्रह लिखिए, ये चलाया गया था रोलेट सत्याग्रह। एक बार लिखिए फिर बताता हूं। रोलेट सत्याग्रह की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह। गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह। ध्यान रहे, मैंने कहा गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह था ये। अब देखिए, गांधी जी के जीवन की यदि हम बात करें तो जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वहाँ एक आंदोलन किया था। आपको याद होगा, एक सरकार थी, दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया था। जब उस सरकार ने भारतीयों को मतदान करने से मना किया था, इसके खिलाफ उन्होंने वहां सत्याग्रह किया था। तो यह गांधी जी का विदेश में पहला सत्याग्रह था, वो विदेश में पहला सत्याग्रह था। फिर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, फिर उन्होंने चंपारण में किया। तो विदेश में जो पहला सत्याग्रह किया था उन्होंने, वो तो किया था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन जब वो भारत में आए तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। जब 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, तो ये जो चंपारण सत्याग्रह था, हम कहते हैं कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है, बिल्कुल सही लाइन है ये, भारत में पहला सत्याग्रह। लेकिन चंपारण सत्याग्रह जो था, ये एक स्थान विशेष का था, क्षेत्र विशेष का था ये, और ये जो है ये अखिल भारतीय स्तर का है। तो आप इसमें थोड़ा सा नोट डाल के लिख दीजिए, यदि हम विदेश में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की याद कीजिए, नाटाल सरकार ने जब ये मतदान देने का विरोध किया था भारतीयों के द्वारा। और क्षेत्रीय स्तर पर जो था, ब्रैकेट में लिखना, भारत में ये था चंपारण, ये चंपारण सत्याग्रह था। तो यहां गड़बड़ी मत कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये तीनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो विदेश में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका, क्षेत्रीय स्तर पर भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण, उसके बाद में अखिल भारतीय स्तर, ये आपका रोलेट सत्याग्रह के विरोध में होता है। ये 1917 में हुआ था, ध्यान रखें इसका। चलिए, अब ये रोलेट सत्याग्रह का विरोध हो गया, ये रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ। इस रोलेट एक्ट के कारण पंजाब के 2 क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
अब ये पंजाब के दो क्रांतिकारी नेता थे, डॉक्टर सतपाल सिंह और ये आपके क्या कहते हैं, कीचलू, डॉक्टर कीचलू और सतपाल सिंह थे। हेडिंग डालिए, देखिए रोलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार पंजाब के दो क्रांतिकारी नेता, या ऐसे रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार पंजाब के दो क्रांतिकारी नेता, ये थे डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू और एक थे डॉक्टर सतपाल सिंह। अब देखिए, इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। देखिए, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन, ये किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी का त्यौहार था ये भी ध्यान रखें, आया हुआ है। उस दिन कौन सा त्यौहार था? बैसाखी का त्यौहार था ये। अब मैं इसकी बात करूंगा। ये सभा का जो आयोजन हुआ 13 अप्रैल को, ये स्थान था जलियांवाला बाग था। और ये जो जलियांवाला बाग है, ये जल्ली सिंह नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। आप लिखते जाना, जल्ली सिंह नामक व्यक्ति की संपत्ति थी ये। और ये जो जलियांवाला बाग पड़ता है, यदि हम जिला की बात करें तो अमृतसर जिला है, और स्टेट की बात करें तो पंजाब है ये। यहां पर हुआ क्या, लिखते जाइए। जब यह सभा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, तो एक अंग्रेज अधिकारी जनरल माइकल ओडायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी पूर्व सूचना के गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर की सहायता की थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अब यहां पर आपने किस तरीके से तैयार करना है, एक तो ये ध्यान रखें कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इस समय वायसराय कौन थे, ये ध्यान रखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये ध्यान रखें। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब इस हत्याकांड का कई तरीके से विरोध हुआ। जैसे हम कहें, जो मोंटेग्यू थे, मोंटेग्यू इस समय भारत सचिव थे। इन्होंने कहा निवारक हत्या,
प्लांट हत्या बोल सकते हो। इन्होंने इस हत्याकांड को निवारक हत्या नाम दिया। ये आते हैं क्वेश्चन। और इसी तरीके से एक और थे C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज, इन्होंने कहा, इस हत्याकांड को नाम दिया जानबूझकर की गई हत्या। जानबूझकर की गई हत्या, ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या किसने कहा, और आए हुए हैं ये, और जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या ये किसने कहा था। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण मैं सजेस्ट करूंगा नेशनल मूवमेंट की दृष्टि से, ये जो C.F. एंड्रयूज है, इन्हें कहा जाता है, इनका जो निकनेम है, या आप इनको कह सकते हो कि इनको एक उपाधि जो टाइटल दिया गया, ये दीन बंधु के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में आता है दीन बंधु, ध्यान रखें। यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, दीन बंधु कहते हैं इन्हें, लेकिन आप जानते हो कि एक व्यक्ति को देश बंधु भी कहा जाता है। देश बंधु, ये दीन बंधु है। देश बंधु है चितरंजन दास, जिनको आप C.R. दास कह सकते हो। ये ध्यान रखें, इनमें गड़बड़ी ना कर दे। मैंने यहां तक क्वेश्चन देखा, आपसे पूछता है दीन बंधु है और दोनों ऑप्शन देता है, C.F. एंड्रयूज भी देता है और चितरंजन दास C.R. दास भी देता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, यहां पर गड़बड़ी ना कर दें। अब देखिए, जब ये हत्याकांड हुआ तो ब्रिटेन ने भी एक समिति का गठन किया, जांच समिति। हेडिंग डाल दीजिए, जांच समिति। जांच समिति, ये थी हंटर समिति। और इसके अध्यक्ष थे G.C. हंटर। अब देखिए, इस समिति ने अपना काम किया और इसने अपनी एक रिपोर्ट दी। आप साथ साथ लिखते रहना। इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसने जो रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट के आधार पर जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब यहां जनरल डायर को बर्खास्त तो कर दिया गया, लेकिन ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और सोर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तलवार के लिए सम्मान, सोर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, ये आप ऐसे मान लीजिए, ब्रिटिश संसद जो होती है दो भागों में विभाजित होती है, जिसमें जो निम्न सदन होता है उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, और जो उच्च सदन होता है उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे इंडिया में भी भारतीय संसद में जो निम्न सदन है उसको कहा जाता है लोकसभा और उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा। यदि आप भारत के संदर्भ में देखें तो इसकी तुलना आप राज्यसभा से कर सकते हो। तो यहां पर इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और सोर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो भारत के लिए एक अपमानजनक बात थी ये। तो जब ये घटनाएं घटित हो गई सारी, इसी के तहत जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोथी नाम दिया। महात्मा गांधी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोथी नाम दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपना जो नेक्स्ट पड़ाव है वो ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो विरोध हुआ ये कैसे हुआ, उस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग डालिए,
जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। पहला लिखिए, डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल स्वीट एंड सोबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दिया था? ये नेशनल मूवमेंट में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। दूसरा जो विरोध किया गया, उपाधियां लौटाकर, टाइटल्स लौटा दिए गए, उपाधियां लौटाकर। अब ये उपाधियां लौटाकर जो इन्होंने किया, ये कैसे किया, किसने क्या क्या उपाधि लौटाई? जैसे हम बात करें महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। और जो जमनालाल बजाज थे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनका ध्यान रखा करो। और कोई हैरत की बात नहीं है, ऐसे बने हुए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाला भारतीय कौन था, ऐसे बनते हैं इस पे। तो ये जो जमनालाल बजाज हैं, इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है। इन्हें कहते हैं गांधी जी के पांचवें पुत्र। गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो ये सारी कंफ्यूजिंग यहीं दूर कर लें। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड दो उपाधियां लौटा दी थी, दोनों उपाधियां। कई किताबों में नाइटहुड लिख देता है, कईयों में सर लिख देता है। बच्चे कहते हैं सर ने लौटाई, बच्चे कहते हैं नाइटहुड को लौटाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दो उपाधियां थी, तो इनको लौटा दिया था। और यहाँ भी एक बात थोड़ा ध्यान रखें, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको भी एक टाइटल प्राप्त था, गुरुदेव की उपाधि प्राप्त थी। और ये जो गुरुदेव की उपाधि जो है, इन्हें गांधी जी के द्वारा दी गई थी, गांधी जी के द्वारा दी थी। इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखें थोड़ा सा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, जबकि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित कर दिया था। तीसरी जो बात हुई यहां पर, तीसरी ये बात थी, पंजाब में एक क्रांतिकारी थे चमनदीप, उनके नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। ये आप ये कह सकते हो गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति, उसके तहत ये क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती थी। छापामार या गुरिल्ला आप ये कह सकते हो कि छुपकर वार करना, क्योंकि देखिए भारतीय क्रांतिकारी कम थे, ब्रिटिश सेना ज़्यादा थी, इस कारण से ये नीतियाँ अपनानी पड़ती थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ये डंडा फौज का गठन किया था इन्होंने। चौथा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। जनरल डायर की हत्या कर दी सरदार उधम सिंह ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए एक चीज़ और थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नोट डाल के लिख दीजिए या आप नोट डाल के लिख दीजिए। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह में होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व सत्याग्रह सभा का सहयोग लिया था। रोलेट सत्याग्रह में होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा का सहयोग लिया था। सत्याग्रह सभा, ये 3 संस्थाएं थी, संस्थाएं भी कह सकते हो, मतलब ये एक क्राइटेरिया था इनका। जैसे होम रूल की बात करें अपने, तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्वराज प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था, जो 1916 में चलाया गया था, और ये भी एक स्वराज प्राप्ति से संबंधित था। तो ये उस टाइम क्या ये गतिविधियां चल रही थी, तो इनसे सहयोग लिया। इसी तरीके से खिलाफत आंदोलन के भी बीज बोने लग गए थे। हालांकि खिलाफत आंदोलन जो पर्टिकुलरली चालू हुआ था 1920 में चालू हुआ था, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है 1919 में बनने चालू हो गई थी। आपको याद होगा कि नवंबर 1919 में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और कई बार क्वेश्चन आता है, तो शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में, जो अली बंधु के नाम से जाना जाता है, खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसका सहयोग लिया था। और ये जो सत्याग्रह सभा थी, ये गांधी जी की खुद की थी। सत्याग्रह के लिए काम करते थे सारे। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा रोलेट सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। ये कई तरीके से होता है, हड़ताल के माध्यम से भी होता है, भूख हड़ताल के माध्यम से भी होता है, और आप ये इस तरीके का भी सत्याग्रह होता है कि आप किसी भी काम को नियमों के तहत यदि करते हो, नियमों के तहत उसका विरोध करते हो, वो भी एक सत्याग्रह होता है। तो दोस्तों, आज हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा की। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान के चलिए इसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, और नॉर्मल है, स्टोरी है, कोई इतना लंबा चौड़ा इसका इतिहास नहीं है। ये इसके आसपास की चीज़ें, आसपास के जो क्वेश्चन थे वो मैंने बताने का प्रयास किया है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के पुराने पेपरों की बात करें, तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उस दिन त्यौहार कौन सा था, कब हुआ, और उसके बाद में ये पूछते हैं कि निवारक हत्या किसने कहा, जानबूझकर हत्या किसने कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये वाइसराय कौन थे। उसके बाद में उपाधियों पर क्वेश्चन बन जाता है। उपाधियों के बाद में अब ये पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। और हम लास्ट में ये बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। तो ये कुछ बताने का प्रयास किया है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अब दोस्तों, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।